In this video, we are going to discuss chapter 6, unit 4, electromagnetic induction of class 12th. So hello everyone, welcome to Topper Vidyapeeth. So let's start with the first topic, that is Faraday and Henry experiment. So Faraday and Henry, through their experiment, they have studied that whenever there is a change in magnetic flux, there is a production of EMF. यानी जब भी हमारे सिस्टम में किसी भी चीज़ की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमेशा EMF इंड्यूस होती है. दैट इज कॉल्ड फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट. तो उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे. पहला हमारे पास एक्सपेरिमेंट है कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने उनके पास एक मैग्नेट था और एक कॉइल रखी थी. इस मैग्नेट को मूव किया जाता है क्लोज और फार फ्रॉम दिस कॉइल, और इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, EMF प्रोड्यूस हो जाता है. यानी जब भी हमारे पास मैग्नेट मूव करेगा तब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. जैसे मैग्नेट बहुत क्लोज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास करेंगी. अगर मैग्नेट दूर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कम पास करेंगी, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा. यानी कभी लाइनें ज़्यादा पास कर रही हैं, कभी लाइनें कम पास कर रही हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तरह का EMF इंड्यूस हो जाएगा, जिसको हम समझ पाते हैं थ्रू द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर. यानी गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो कंफर्म करता है कि इस कॉइल में EMF इंड्यूस हो गई है. सेकंड एक्सपेरिमेंट था कॉइल एक्सपेरिमेंट. अब कॉइल एक्सपेरिमेंट में हेनरी और फैराडे ने 2 कॉइल्स ली थी, एक C1 एक C2. एक कॉइल को बैटरी से अटैच कर दिया गया है और दूसरी कॉइल को गैल्वेनोमीटर से. इस बैटरी वाली कॉइल में क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है. जब हम इस कॉइल को मूव कर रहे हैं तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है कॉइल C1 में से, और जब हम इसको अवे मूव कर रहे हैं तो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पास कर रही है थ्रू दिस कॉइल. तो इसकी वजह से इसमें क्या आती है, डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होती है गैल्वेनोमीटर में, जो कि कंफर्म करता है कि इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो गया, EMF और करंट. इसी को बोलते हैं इंड्यूस EMF, और जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट. थर्ड एक्सपेरिमेंट था, दैट इज अ करंट इंड्यूस बाय वेयरिंग करंट. इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें थी. एक कॉइल थी जिसे हमने अटैच कर रखा था गैल्वेनोमीटर से, और एक हमारी कॉइल थी जिसको हमने अटैच कर दिया था बैटरी से. अब यहाँ पे हमने यूज़ किया रियोस्टेट. रियोस्टेट का ये काम होता है कि वो चेंज इन करंट प्रोड्यूस करता है. यानी करंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के. हम बायट-सावर्त लॉ और एम्पीयर-सर्कुलर लॉ से ये सीख के आए हैं पहले कि जब भी हमारे पास जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होने वाली हैं और उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी होगी. तो क्योंकि इसमें करंट वेरी कर रहा है, तो जब करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बहुत ज़्यादा होंगी, और जब करंट डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी. और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किससे लिंक होंगी, इस वाली कॉइल से. यानी वो भी क्या करने लग जाएंगी, पहले कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द करंट दैट इज वेयरिंग. तो उसकी वजह से क्या होगा, इस कॉइल में एक तरह का EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस EMF, और जिसको कंफर्म करेगा ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन. तो ये 3 एक्सपेरिमेंट थे हेनरी के. उसका हमारे पास टॉपिक आता है मैग्नेटिक फ्लक्स. आपने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया होगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. आपने फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी किया है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो फ्लक्स में सिंपली द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया. ओके, क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से, जिसका फॉर्मूला था B वेक्टर डॉट A वेक्टर. अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊं तो आई कैन राइट BDA cos थीटा. अगर मैं स्मॉल फ्लक्स की बात कर रही हूँ तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा जब थीटा 0 होगा, और फ्लक्स मिनिमम होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा. ये हमें पता है. ऐसा यूनिट जो होती है फ्लक्स की वो वेबर होती है, और 1 टेस्ला होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर. डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला है mL2T-2A-1 दैट इज एम्पियर -1. इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का. इस चैप्टर में एक ही समरी आपको याद रखनी है कि जब भी फ्लक्स का चेंज होता है तब क्या प्रोड्यूस होता है, EMF. यही हमारा काम है. हर टॉपिक में हम यही स्टडी करने वाले हैं कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स देयर इज अ करंट और इंड्यूस EMF. तो फैराडे ने 2 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ. तो फर्स्ट डील करता है प्रोडक्शन ऑफ EMF से, और वो कहता है व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. यानी जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, EMF प्रोड्यूस होगा, और जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे हम इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड करंट. सेकेंड लॉ कहता है कितना अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस होगा. सेकेंड लॉ हमें अमाउंट के बारे में बताता है. फर्स्ट लॉ बताता है कितना प्रोड्यूस होता है. जब भी फ्लक्स चेंज होगा तब करंट प्रोड्यूस होगा.
जबकि सेकंड लॉ बात करता है कितना प्रोड्यूस होगा। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जितना फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी अगर फ्लक्स में चेंज ज़्यादा है तो ईएमएफ इंड्यूस ज़्यादा होगा, अगर फ्लक्स में चेंज कम है तो ईएमएफ इंड्यूस कम होगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी से। यहाँ पे फाई क्या है, फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। टी क्या है, टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास फ्लक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ईएमएफ ई। तो फॉर अगर हमें यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगी तो एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मुझे ईएमएफ लिखना हो तो आई कैन मल्टीप्लाई विद द एन विद नंबर ऑफ टर्न। सो माय फॉर्मूला बिकम्स E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स व्हिच कैन बी फाइंड फ्रॉम फाई टू माइनस फाई 1। अगर मैं इसकी टर्म में लिखूँ, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए निकालना है तो इट विल बी माइनस एन फाई टू माइनस फाई 1। अगर मुझे इंड्यूस करंट निकालना हो ईएमएफ से तो ईएमएफ की जो यूनिट है ना वो याद रखने वाली वोल्ट ही होती है, यानी ईएमएफ एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ठीक है वो, लेकिन वो अलग चीज़ में होता है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। डोमेस्टिक फार्मूला भी वही होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। तो अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास एक कॉइल में मेरे पास रेजिस्टेंस भी अटैच है R, तो इसमें करंट कितना प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस करंट, उसकी वैल्यू होगी E अपॉन R। और E का फॉर्मूला अभी हमने लिखा है माइनस एन फाई टू अपॉन फाई 1, फाई टू माइनस फाई 1 अपॉन टी इंटू R। अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ डी फाई अपॉन डी टी के रखना, ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमारा फ्लक्स क्या हो, वेरिंग हो, यानी वेरिएबल किसका हो, एक्स का, वाई या जेड का, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर वैल्यूज गिवन है तो वी कैन सब्ट्रैक्ट इट एंड डिवाइड बाय द टाइम। तो हमारे पास ये आता है इंड्यूस करंट। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो फ्लक्स में चेंज है हमेशा करंट उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, ऑपोजिट होगी। अब ऐसा क्यों होता है, देखो फ्लक्स किसी भी चीज़ में चेंज है और हमें पता है न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया भी ये कहता है कि कोई भी बॉडी अपने आप में चेंज को हमेशा क्या करती है, रेजिस्ट करती है, यानी हमेशा अपोज करेगी। वैसे ही अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो साइन नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि वो करंट जो है वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। हमारा टॉपिक है लेंज़ेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज लॉ बताता है पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस। अब हमें इतना तो पता लग गया कि ईएमएफ तो इंड्यूस होने वाली है, पर उस इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी ये बताता है लेंज लॉ। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इट स्टेट्स दैट द इंड्यूस ईएमएफ इज सेट अप, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज ऑफ इट प्रोडक्शन, यानी जो भी करंट इस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो उस चेंज को अपोज करेगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा फ्लक्स को चेंज करने में होगी, यानी अगर ईएमएफ अगर बी बढ़ रहा है तो बी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी हमेशा, ठीक है। तो और ईएमएफ हमेशा उसी को अपोज करता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक वायर है और वायर में करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ईएमएफ है वो हमेशा इसी करंट को अपोज करेगा। अगर इसके सिवा और भी बहुत सारी वायर हैं जिनमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसका ईएमएफ इन वायर को अफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ उसी वायर को अफेक्ट करेगा जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो लेंज लॉ क्या बताता है, पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस। इसको यहाँ पे मैग्नेट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे कॉइल के, तो यहाँ पे एक तरह का नॉर्थ पोल बन गया है कॉइल के अंदर। अब ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल आपस में क्या करेंगे, अपोज करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब मैग्नेट अवे जाता है तो इसके अंदर जो है एक साउथ पोल इंड्यूस हो जाता है कॉइल के अंदर। जो डायरेक्शन होगी करंट की वो कुछ ऐसे होगी कि ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करने लग जाएगा और तब भी इनमें क्या होगा, अपोजिशन होगा। यानी लेंज लॉ ये बताता है कि हमेशा जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो हमेशा फ्लक्स को क्या करेगी, फ्लक्स का मतलब बी डॉट डी है, इसको हमेशा क्या करेगी, अपोज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे डील करता है, तो देखो जब भी हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो व्हेन अ नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज अप्रोचेस अ कॉइल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज इन द कॉइल इज सच दैट इट इंड्यूसेस अ नॉर्थ पोल। वही मैंने बोला कि यहाँ पे एक तरह का नॉर्थ पोल अपोज इंड्यूस हो जाता है। अब हम क्या चाहते हैं कि नॉर्थ पोल इंड्यूस हो गया, पर फिर भी नॉर्थ पोल इंड्यूस होने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, पर ये तो अपोज कर रहा है। तो जो एडिशनल वर्क हम करते हैं इस मैग्नेट को इसकी तरफ ले जाने के लिए, जबकि ये तो इसको अपोज कर रहा था, वो एडिशनल वर्क जो होता है, जो हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, दैट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। वही यहाँ पे लिखे कि एक तरह का नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाता है टुवर्ड्स अप्रोचिंग द मैग्नेट, देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द मैग्नेट। द नॉर्थ पोल इन द कॉइल वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स, ठीक है। मैंने भी ये बोला कि जो रिपल्शन होगी उसको
ओवरकम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, एक तरह का मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इससे जो लेंज़ेज लॉ है वो डील करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम में। 10 गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट अ कॉस्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हैंस लेंज़ेज लॉ इज ऑल्सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ EMF। तो EMF प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, हम तीनों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब भी हमें EMF प्रोड्यूस करना है तो हमें फ्लक्स का चेंज करना है। अब मैं किसी भी तरीके से फ्लक्स को चेंज करूँ, या तो मैं कंडक्टर को मूव करूँ, या तो मैं कंडक्टर का एरिया कभी बढ़ा दूँ कभी कम कर दूँ, ठीक है। तो किस अलग अलग तरीके से मैं अलग अलग वे में प्रोड्यूस कर सकती हूँ। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर था, मैं इसको मूव करने लगी, कभी मैंने छोटा कर दिया इसके आर्म को, ठीक है, स्लाइडिंग डोर से, कभी मैंने इस कंडक्टर को यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। तो इसकी वजह से जो ये मैग्नेट होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अंदर वेरी करेंगी, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा, एक तरह का फ्लक्स का चेंज, और इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, EMF। दूसरा तरीका होगा हमारा ओरिएंटेशन। मैं अपने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में क्या करने लग जाऊँ, ये मैग्नेट मान लो नॉर्थ टू साउथ है, इसको मूव करने लग जाऊँ, ठीक है। अब मूव करेगा तो जब इसका फेस ऐसे है तो सबसे ज़्यादा लाइनें पास करेंगी, ठीक है। फिर जब फेस ऐसे हो जाएगा इस तरफ पूरे फेस तो कम लाइनें पास करेंगी। जैसे जैसे ओरिएंटेशन होगी वैसे वैसे जो लाइन है वो भी चेंज होगी, और क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, EMF। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा है इंड्यूस EMF फ्लक्स इज प्रोड्यूस इन अ कॉइल व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स। तो वही मैंने बताया, जब भी चेंज होगा फ्लक्स का तब क्या प्रोड्यूस होगा, EMF प्रोड्यूस होगा। अब उसको तरीका है प्रोड्यूस करने का, पहला है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल, यानी कभी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो कभी मैग्नेटिक फील्ड कम कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका है बाय चेंजिंग द एरिया, वही मैंने बताया, कभी एरिया हम एक्सटेंड कर देंगे स्लाइडिंग डोर से, कभी हम डिक्रीज कर देंगे। तो जब भी एरिया में चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, EMF। थर्ड है बाय ओरिएंटेशन, मैं अपने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने लग जाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन की वजह से एंगल में चेंज होगा, जिसकी वजह से फ्लक्स का भी क्या होगा, चेंज होगा, और क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, EMF। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन EMF, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली है मैंने, इसकी एक आर्म है जो कि क्या है, मूवेबल है। ये मैंने आर्म ले ली, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है कॉइल की, और ये आर्म जो है वो स्लाइडिंग डोर है, वो मूव कर रही है। तो जब ये आर्म इस तरफ होगी तो कंडक्टर इतना कुछ बन जाएगा, बहुत छोटा बन जाएगा। अब इसमें बहुत कम लाइनें पास करेंगी। वहीं जब मैं इसको हटा दूं, इस आर्म को हटा दूं, तो कंडक्टर मेरा इतना बड़ा बन गया। अब इन सब में से लाइनें पास करने वाली हैं, जिसकी वजह से इस डोर की मूवमेंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। जितनी फास्ट इस डोर की मूवमेंट होगी उतना फ्लक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो वही हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। जो हमारी वेलोसिटी में चेंज होगा वो होगा dB/dt, क्योंकि हम विड्थ को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। सो इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल सरफेस एंड एरिया बिटवीन द स्लाइडर एंड कंडक्टर, बता दिया मैंने। सो d∅ इज इक्वल टू b इंटू इंक्रीज इन द एरिया और डिक्रीज इन एरिया, जो भी हो रहा है। d∅ इज इक्वल टू bdA, तो d∅ की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी मेरे पास, b इंटू, अगर मैं da लिखूँ तो da जो एरिया है वो कैसे आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ से, ठीक है। अब इनकी लेंथ तो हमने फिक्स कर दी है, या ब्रेथ भी फिक्स कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सो L अगर मैंने फिक्स कर दिया तो मेरा वेरी क्या कर रहा है, अगर हम बात करें, सॉरी, दिस इज अ लेंथ एंड दिस इज अ ब्रेथ, ओके, ये वेरी कर रहा है, ठीक है। कभी जब मेरी डोर यहाँ पे पहुँच जा रही है, यहाँ पे जब डोर है तो मेरी विड्थ छोटी हो जा रही है, और जब डोर मेरी यहाँ पे है तो विड्थ ज़्यादा है, यानी वेरी क्या कर रही है, विड्थ। इसे हमने लिखा वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, dB/dt के। तो यहाँ से मैं अगर एरिया में चेंज लिखूँ तो L तो क्योंकि फिक्स है, तो आई कैन राइट dA विल बी इक्वल टू L इंटू dB, राइट, क्योंकि L तो हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो वी कैन राइट यहाँ पे L की वैल्यू मैंने क्या रख दी, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ dA/dt, अगर ऐसा लिखना चाहूँ तो L तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा dB/dt, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी, राइट। तो अगर मुझे लिखना हो dA, तो dA आई कैन राइट v इंटू dt, तो मैंने यहाँ पे dA की वैल्यू क्या लिख दी, v इंटू dt, L तो कॉन्स्टेंट था, तो d∅ की वैल्यू होगी dLv/dt। अब मुझे निकालना है EMF, मुझे पता है फॉर्मूला EMF जो होता है दैट इज माइनस d∅/dt। फाई की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, कितनी मिलेगी, BLV/dt, dt से dt कैंसिल, सो मुझे EMF कितनी मिलेगी, BLV। अगर हमें करंट निकालना है तो करंट किसके बराबर होगा, EMF अपॉन रेजिस्टेंस, EMF की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, BLV/R, ओके। नेक्स्ट अगर मान लो मुझे फोर्स निकालनी है, तो फोर्स का फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, दैट इज अ, फोर्स हमारे पास फॉर्मूला होता है
बी। ओके, सो करंट आई की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, बी एल वी, लेंथ तो मेरे पास रहेगी ही और बी भी हमारे पास यहाँ पे रहेगा ही, नीचे रह जाएगा आर। तो अगर मैं इसको कंबाइन करूँ तो आई विल गेट बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। अब पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स का फॉर्मूला हम यहाँ से पुट कर देंगे बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी वी लिख देते हैं तो वी इंटू वी भी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। सो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई रोटेट कर रही है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो उस केस में ईएमएफ का एक्सप्रेशन बन जाता है बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई न्यू है और ईएमएफ हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू 2 पाई न्यू एल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू इन केस ऑफ रोटेशन बी पाई न्यू एल स्क्वायर आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एडी करंट का। एडी करंट क्या है, एक तरह का जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है बल्क पीस ऑफ मेटल में, उसको हम बोलते हैं एडी करंट। The induced current developed in a bulk piece of conductor when magnetic field linked with the coil changes, it is called eddy current। तो हमारे पास एक बल्क पीस ऑफ मेटल लिया है हमने और इसके अंदर जो है वो स्वर्ल में कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में एक तरह का क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है बल्क में, जिसे हम बोलते हैं एडी करंट। अब एडी करंट जो है वो एक तरह का हीटिंग भी कॉज करता है, ठीक है। जो अपने घर में हम इंडक्शन देखते हैं उसमें अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक सर्कुलर, आपको ऐसे सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल दिखते हैं उस इंडक्शन में, तो वो जो सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं उनमें एडी करंट ही प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हीटिंग होती है। अब हमारे पास एक चीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब डैम्पिंग का मतलब क्या है कि जो मेटल है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। तो अगर हम माने कि हमारे पास एक नॉर्थ पोल था और यहाँ साउथ पोल है और बीच में अपने मैग्नेट को मूव कर रही हूँ किसी स्पीड से, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे पास करती जा रही हैं तो पहले मैग्नेट की स्पीड तो फास्ट होगी, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। व्हेन अ मूविंग मेटल प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द फील्ड, जब हम मूविंग मेटल प्लेट को नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड की स्पेस में रख देंगे, सो एडी करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल, तो कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लेट जो है विल लूज इट काइनेटिक एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थर्मल एनर्जी में, यानी जो मेरी मेटल प्लेट है वो क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। तो एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट में पहली एप्लीकेशन है, इसको हम यूज करते हैं इंडक्टेंस फर्नेसेस में। फर्नेस में यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, हीटिंग करता है। मैंने पहले बताया आपको, हीट प्रोड्यूस बाय एडी करंट इन अ मेटल रेजेस द टेम्परेचर सो दैट मेल्टिंग टेक प्लेस। दिस प्रोसेस इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम और हीटिंग इफेक्ट ऑफ एडी करंट इज यूज फॉर हीटिंग ऑफ टिश्यूज ऑल्सो। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अभी हमने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास कोई भी बैलिस्टिक चीज़ है, गैल्वेनोमीटर, स्मॉलर द शंट ग्रेटर आर द एडी करंट, द एडी करंट दस डैम्प द मोशन ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, तो वो मोशन को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट इंडक्शन मोटर। अगर हम अपने मोटर्स में देखें, अ मेटालिक सिलेंडर इज प्लेस इन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एडी करंट द सिलेंडर ऑल्सो स्टार्ट रोटेटिंग, तो सिलेंडर बीच में प्रेजेंट है वो भी क्या करने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है। नेक्स्ट है हमारे ट्रेन में जो ब्रेकिंग सिस्टम है अब वो एडी करंट से ही ब्रेक लगती है उसमें। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज सडनली अप्लाइड टू रोटेटिंग कंडक्टिंग ड्रम्स, बीच में ड्रम्स होते हैं उनके, द ड्रम एक्सर्ट अ टॉर्क विच स्टॉप्स द मोशन ऑफ ड्रम, तो वहाँ पे एक टॉर्क इंड्यूस होता है जिसकी वजह से जो ड्रम है वो क्या हो जाता है, उसका मोशन रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन में क्या अप्लाई जाती है, ब्रेक। हमारे पावर मीटर में अगर आप देखो सिल्वर कलर की वायर होती है जो कि रोटेट कर रही होती है, उसमें भी क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एडी करंट हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि एडी करंट से हीटिंग होती है तो हम चाहते हैं कि इसको हम रिड्यूस भी करें, तो उसको रिड्यूस करने का तरीका होता है कि हम लोग लैमिनेटेड शीट यूज़ करें। देखो अगर मैं बहुत सारे कॉइल्स को एक साथ बाइंड कर दूं तो सब में एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाएगी। इसके लिए हम करते हैं लैमिनेशन। लैमिनेशन में हम एक कॉइल को सेपरेट करते हैं दूसरी कॉइल से। यहाँ पे हमने लैमिनेशन कर रखा है, यानी इस कॉइल में जो एडी करंट प्रोड्यूस होने वाला है वो इस कॉइल के एडी करंट को अफेक्ट नहीं करेगा, वही जो इस कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला है वो इससे एड अप भी नहीं होगा, यानी ये सारे एडी करंट अलग अलग रहेंगे और हमारे इतनी ज़्यादा हीटिंग भी नहीं होगी। जनरली ट्रांसफार्मर में हम लोग एडी करंट को प्रिवेंट करने के लिए लैमिनेशन किया जाता है, ये उस चैप्टर में भी आएगा जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है, अभी हम पढ़ते आए हैं कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इंडक्टेंस। द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू अपोज द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है उसमें क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो उसमें एक तरह क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, EMF, जो हमेशा अपोज करेगा
किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को, इसी ईएमएफ को बोलते हैं, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस दो तरह के होते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन द करंट पास थ्रू अ वायर। यानी अगर मेरे पास एक कॉइल प्रेजेंट है, मान लो मैं यहाँ पे सोलिनॉइड ले लेते हैं और उसके साथ मैंने एक बैटरी अटैच कर दी है, तो इससे क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा आई, इसे भी करंट फ्लो करेगा आई। हमें पता है जब करंट इसमें से पास करेगा तो इसमें एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाने वाली है, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए इसमें एक तरह का ईएमएफ भी जनरेट होगा। वो ईएमएफ क्या करेगा, अपोज करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, यानी ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। इस ईएमएफ को बोलते हैं, जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम इंड्यूस ईएमएफ। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, कि एक कॉइल में विद इन इटसेल्फ जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है तब क्या प्रोड्यूस हो जा रहा है, ईएमएफ। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इंडक्टेंस। और क्योंकि एक कॉइल में खुद ही हो रहा है तो उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे मैं दे रखा है, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, जितनी टर्न ज्यादा होंगी उतना ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विद इन द कॉइल इन विच द फ्लक्स एग्जिस्ट, उस पर भी डिपेंड करती है। हमें पता है फाई जो है प्रोपोर्शनल है आई के, जितना फ्लक्स होगा उतना ही करंट होगा। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं एल, इसी को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। और यहाँ पे ई हमें पता है d∅/dt के बराबर होता है, क्योंकि फाई जो है वो LI के बराबर है, तो यहाँ पे हमने LI लिख दिया। एल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो हमें मिलेगा di/dt। तो यहाँ से हमें ईएमएफ का एक और फॉर्मूला मिलता है विच इज -L di/dt। अब नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेशन है, ये सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सोलिनॉइड। तो एक सोलिनॉइड में कितना सेल्फ इंडक्टेंस होने वाला है, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आती है, सेल्फ इंडक्टेंस इन सोलिनॉइड। तो हमने ये पढ़ा है कि सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बराबर होती है μ0 Ni के, जहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है, यानी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आता है बी का। तो बी हमारे पास हमें पता है μ0 N/L × I, और इसके बराबर होता है, जहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और L जो है वो लेंथ ऑफ सोलिनॉइड है, I जो है वो करंट है सोलिनॉइड में। अब फाई का फॉर्मूला अगर बात करूँ वो BA होता है, लेकिन अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो NBA हो जाता है। सो B की वैल्यू हमारे पास μ0 Ni an थी। अब इस n की वैल्यू n/L है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n × n n² हो जाता है। I एज चीज रहेगा, A एज चीज रहेगा, नीचे आ जाएगा L। और मुझे ये भी पता है कि जो फाई की वैल्यू है वो किसके बराबर है, Li के। अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूँ तो माई I इज कैंसिल आउट विद I, और मुझे L की वैल्यू मिलेगी μ0 n² A/L। यानी हम कह सकते हैं जो L की वैल्यू है वो I से इंडिपेंडेंट है, जो इंडक्टेंस है वो करंट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया या परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्योंकि दो म्यूचुअल नाम है तो दो कॉइल्स के बीच में होता है, तो जब भी एक कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है दूसरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। So whenever amount of magnetic flux linked with one coil, we are having two coils in this phenomena, और एक कॉइल में से क्या होता है, फ्लक्स का चेंज होता है और दूसरे कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में। अब हमें पता है क्योंकि एक मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल ये रही और एक कॉइल हमारे पास कुछ ऐसी है, ठीक है। इसमें करंट I1 जा रहा है, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जाएगी, 2 में। यानी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो I1 से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किसको अफेक्ट करेगी, I2 को। और किस में प्रोड्यूस भी होगा ईएमएफ, किसमें, I2 में। सो हम कहते हैं जो φ2 में चेंज आया, फ्लक्स चेंज आया φ2 में, वो किसकी वजह से आता है, I1 की वजह से आता है। तो मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो आई विल राइट M21, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो M2 और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो M21 म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1। इसका मतलब है कि सेकंड कॉइल में जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, और हो क्यों रहा है, क्योंकि पहली वाली जो कॉइल है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, इनटू I1। फाई का फॉर्मूला मुझे एक और पता है, दैट इज -d∅/dt। अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ से कंपेयर करें तो d∅/dt किसके बराबर जाएगा, I से I कैंसिल, सो M21 di/dt किसकी वैल्यू जाती है हमारे पास, E की। फाई की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार एग्जाम पूछी गई है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 सोलिनॉइड। तो हमने यहाँ पे 2 सोलिनॉइड लिए हैं, S1 S2, दोनों का रेडियस R1 और R2 है, अलग अलग है। दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स भी अलग है, एक में N1 है, एक में N2 है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हमने यहाँ पे लेंथ सेम ली है तो नंबर ऑफ टर्न्स N1 आएगा N1/L, और N2 की वैल्यू होगी N2/L, ठीक है।
I1 करंट है S1 में और I2 करंट है S2 में, दो हमारे पास S1 है, ये S2 है, ठीक है। इसका करंट किसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला है, इसमें, ठीक है। इसका करंट किससे प्रोड्यूस करेगा, इसमें, और इसका करंट किससे प्रोड्यूस करेगा, इसमें। तो B1 हमें पता है क्योंकि ये सोलिनॉइड्स हैं। तो अगर मैं फर्स्ट सोलिनॉइड की बात करूं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है वो म्यू नॉट N1 I1 होगी, और जो सेकंड में प्रोड्यूस होगी वो होगी S2 में जो प्रोड्यूस होगी वो होगी म्यू नॉट N2 I2, ये हमें पता ही है, ठीक है। अब मुझे पता है जो φ1 है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, I2 के, क्योंकि फर्स्ट में अगर फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो वो हो रहा है क्योंकि सेकंड में करंट वेरी कर रहा है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो आई कैन राइट N1 φ1 विल बी इक्वल टू M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2, क्योंकि करंट किसमें फ्लो कर रहा है, 2 में, I2। φ1 की अगर वैल्यू मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो दैट विल बी N1 B2 A1, यही वैल्यू आने वाली है। सो B2 की वैल्यू φ1 में B2 की वैसे वैल्यू आने वाली है ना। सो N1 म्यू नॉट N2 A इंटू I1 A1 इंटू I, ये हमारे पास वैल्यू जाएगी φ1 की, ठीक है। φ2 की वैल्यू लिखे तो दैट विल बी M21 इंटू I1, क्योंकि 2 में जो फ्लक्स हो रहा है वो चेंज 1 की वजह से हो रहा है। अगर मैं φ2 की वैल्यू लिखूं तो वो कितनी हो जाएगी N B1 इंटू I1, ये होने वाला है हमारे पास। तो φ2 की अगर वैल्यू लिखी तो हो जाएगी कितनी, यहाँ पे लिखी हुई है हमने, ये निकाली हुई है, ठीक है। N1 म्यू नॉट N2 अपॉन R इंटू A1। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, इन दोनों को, तो मुझे क्या मिलेगा, M1 I2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 I2 A1 अपॉन L। I2 से I2 कैंसिल, तो M1 की वैल्यू आने वाली है म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन L। जो वैल्यू M1 की होगी वही वैल्यू M2 की वैल्यू सेम है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी स्टोर इन अ कंडक्टर। तो क्योंकि इंडक्टर है उसमें भी एक तरह की एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। तो मान लो अगर मुझे EMF इंड्यूस इन अ सर्किट अपोजिट द चेंज इन करंट, हमेशा वो चेंज कर अपोज करेगा। सो सम अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डन इन इंक्रीजिंग द करंट अगेंस्ट द इंड्यूस EMF, यानी हमें कुछ तो वर्क करना पड़ेगा करंट को इंक्रीज करने के लिए EMF के अगेंस्ट। तो वो वर्क डन पर सेकेंड होगा, हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, पर सेकेंड, वोल्टेज इंटू करंट। सो यहाँ पे EMF इंटू करंट हो जाएगा। EMF की जो वैल्यू है वो LI/DI अपॉन L, इसकी वैल्यू जो है वो L/DI अपॉन DT होती है, और I हमारे पास एज इट है, ठीक है। अगर मैं टोटल वर्क डन निकालना हो तो L को हम रख देंगे कांस्टेंट, और हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैंने वैल्यू लिखी थी वो dW अपॉन DT की थी, जो कि थी LI/DI अपॉन DT। DT से DT कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, यहाँ पे dW, यहाँ पे LI/DI, क्योंकि L कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर मुझे मिल जाएगा I/DI। इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, पावर क्या है 1, तो पावर में एक चीज़ ऐड हो जाती है, 1 हमेशा ऐड होता है, और वही चीज़ पावर में 1 ऐड होकर डिनोमिनेटर में बह जाता है। तो हमें मिलेगा यहाँ पे LI² अपॉन 2, तो फिर मुझे LI² अपॉन 2 लिमिट 0 से I तक है। तो हमारे पास ये जो है वो एक्सप्रेशन आता है एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हमारे पास करंट 1 हो तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला जो होता है वो बराबर हो जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द यूनिट। ठीक है, तो ये जो आज हमने वीडियो में किया